दो बेऔलाद जेठानियों के लिए पूरे घर से भिड़ गई छोटी देवरानी। एक था घर, लेकिन घर नहीं, एक जेल खाना था, जहां दो बहुओं की औलाद न होने की वजह से उनकी इज्जत मिट्टी में मिल रही थी। लेकिन कहानी बदलने वाली थी जब आई एक नई बहू, जिसने सिखाया सबको एक सबक। आइए देखते हैं आगे कैसे छोटी देवरानी अपनी जेठानियों का साथ देती है। सविता और गीता चुपचाप रसोई में काम कर रही हैं। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखती है। सविता चूल्हे पर चाय चढ़ा रही है तो गीता सब्जी काट रही है। गीता, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? कर तो तुम्हें बुखार था। कोई बात नहीं दीदी। सासू माँ ने कहा है कि बिस्तर पर मत पड़े रहना, काम करते रहो तो बुखार भाग जाएगा। पिछले 8 साल से हम सुन रहे हैं यही। कोई बच्चा नहीं तो कोई कीमत नहीं। तभी सास ज्वालामुखी देवी की तेज आवाज आती है। अरे ओ सविता, चाय कहाँ है? अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? सारा घर बैठा इंतजार कर रहा है। बस आ रही है सासू माँ। भाभी, मेरी साड़ी प्रेस हुई या नहीं? कल से बोल रही हूँ। हाँ बिजली, मैं अभी प्रेस कर देती हूँ। और मेरे कमरे से कपड़े उठाए, पिछले 3 दिनों से पड़े हैं वहां। जी, उठाती हूँ। सासू माँ, चाय। ये क्या बनाया है? चाय में पानी ज्यादा है, दूध कम डाला है, कंजूसी कर रही हो। माफ कर दीजिए सासू माँ, दूध खत्म हो रहा था इसलिए। औरत हो, लेकिन ना तो बच्चा है, ना ही घर का सही से काम करना आता है। तूफानी ननद जी, ऐसा मत भूलिए, हम लोगों को भी दुख होता है। ना घर में बच्चों की हंसी, ना खुशियां। पता नहीं कैसी किस्मत लेकर आई हो तुम दोनों। बांझ औरतों का तो यही हाल होता है। सविता और गीता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सासू माँ, हमारी क्या गलती है? भगवान ने औलाद नहीं दी तो अपनी किस्मत से मर जा। मेरी किस्मत क्यों जला रही हो तुम दोनों? तभी कंजूस नाथ जी यानी कि ससुर जी वहां आ जाते हैं। सुबह सुबह इतना शोर क्यों है? और हाँ, पिछले महीने का बिजली बिल क्यों ज्यादा आया है? तुम लोग क्यों ज्यादा लाइट जलाते हो? ससुर जी, बरसात के दिन है तो। बहाने मत बनाओ। हमारा खानदान तो तुम दोनों ने सूना कर दिया। ना बच्चा, ना कोई आगे का नाम। रात के 12 बजे सारा घर सो गया है। सविता और गीता कमरे में, दोनों बिस्तर पर लेटी हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही। दीवार की तरफ देख रही हैं। गीता, मैं तो अब थक गई हूं। 10 साल हो गए शादी को। 10 साल, हर दिन एक ही बात, बच्चा क्यों नहीं हुआ? मैं भी थक गई हूँ दीदी, लेकिन क्या करें? मायके वाले कहते हैं सब सहो, पति कहते हैं चुप रहो। हम दोनों के पास तो कोई नहीं। पता है गीता, कल बहुत तेज बुखार था मुझे, लेकिन फिर भी सुबह 4 बजे उठना पड़ा। किसी ने पूछा भी नहीं कि तबीयत कैसी है। और उधर देखो, छोटे देवर की शादी की तैयारियां हो रही हैं। नई बहू आने वाली है, उसके लिए नए फर्नीचर, नए गहने, नई साड़ियां। लेकिन हमारे लिए तो पुराने कपड़ों में ही। और अगर वो नई बहू मां बन गई तो हमारी और भी बेइज्जती होगी। तब तो हमारी यहाँ कोई कीमत ही नहीं रहेगी दीदी। दोनों चुप हो जाती हैं। सिर्फ उनकी फूट फूट कर रोने की आवाज आती है। तभी बाहर से सास की आवाज आती है। सुबह 4 बजे उठ जाना दोनों, कल रिश्तेदार आने वाले हैं, ढेर सारा काम है और बहुत शोर मचा रखा है, सोने नहीं देती। दीदी, क्या हम भगवान से कोई गलत सवाल पूछ रहे हैं? नहीं गीता, शायद भगवान सो रहे हैं। देवर की शाही शादी का मंडप। पूरा शादी का मंडप किसी महल से कम नहीं लग रहा होता। चारों तरफ लाखों की चमचमाती सजावट की गई होती है। ऊपर बड़े बड़े झूमर जगमगा रहे होते हैं। सफेद और फूलों की लंबी झालरें पूरे मंडप को ढक रही होती हैं। स्टेज पर सुनहरे रंग का विशाल सोफा रखा होता है।
जिसके पीछे हीरे जैसी चमकती लाइटें लगी होती हैं। हर तरफ महंगे इत्र की खुशबू फैली होती है। बड़े बड़े उद्योगपति, अमीर रिश्तेदार और शहर के नामी लोग शादी में आए होते हैं। बाहर लंबी लंबी लग्जरी गाड़ियों की लाइन लगी होती है, क्योंकि देवर की शादी एक बहुत बड़े और अमीर घर की बेटी से हो रही होती है। दुल्हन के घर वाले करोड़पति होते हैं, जहां पूरा परिवार भारी गहनों और महंगे कपड़ों में घूम रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ गीता और संगीता पुराने और फीके कपड़े पहनकर एक कोने में खड़ी होती हैं। उनकी साड़ियों का रंग तक उड़ चुका होता है और पैरों में टूटी हुई चप्पलें होती हैं। दोनों चुपचाप उस शाही सजावट को देख रही होती हैं। देखो कैसी किस्मत होती है कुछ लोगों की। हाँ दीदी, हमारे हिस्से तो बस ताने और पुराने कपड़े ही आए। माँ, काव्या बहुत अच्छी लड़की है, बहुत पढ़ी लिखी है। उसके पापा बड़े बिजनेसमैन हैं। बेटा, हमें बस इतना चाहिए कि वो जल्दी से बच्चा दे दे, ताकि इस घर में कोई नाम रोशन करे। तू शौक पूरे कर लेना, मैं तुझसे खुश हूँ। और भाभी दहेज भी भर भर कर लाई है, या भाभी अपने मायके से बहुत सारा दहेज लेकर आई है। बिजली, कुछ भी मत बोल। काव्या अच्छी है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। मुझे दहेज का कोई लालच नहीं है, समझी तुम? बेटी, इस घर में आपका स्वागत है। तुम इस घर की लक्ष्मी हो। बेटा, इस घर का नाम रोशन करना और जल्दी से इस घर का वंश आगे बढ़ाना। हमें बहुत उम्मीद है तुमसे बेटा। आशीर्वाद दीजिए माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी सबको खुश रखने की। गृह प्रवेश के बाद काव्या कमरे में। काव्या, एक बात बता दूं? मेरी दोनों भाभियां बहुत दुखी रहती हैं। कृपया उनका ख्याल रखना। वो उनके बच्चे नहीं हैं, और यहाँ बच्चे ना होना बहुत बड़ी बात है। माँ और बिजली तूफानी उन्हें बहुत ताने मारती हैं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चा ना होने से क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पड़ता है काव्या, बहुत फर्क पड़ता है। अगली सुबह 5 बजे काव्या उठती है और रसोई में जाती है। देखती है कि सविता और गीता बिना नींद के काम कर रही हैं। सविता का चेहरा लाल है, बुखार है। बड़ी भाभी, आप बीमार लग रही हो। जाओ आराम करो, मैं कर लूंगी काम। नहीं नहीं छोटी बहू, सासू माँ नाराज हो जाएंगी। और आप नई हो, आपको काम नहीं करना चाहिए। ये क्या हो रहा है? काव्या, तुम यहाँ? जाओ जाओ बैठो, ये तुम्हारा काम नहीं है। सविता, जल्दी करो काम, बुखार नाटक मत करो। माँ, भाभी को तेज बुखार है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर? क्यों? बुखार तो ठीक हो जाएगा। बच्चे नहीं हो सकते उनके, वो बीमारी है। इतना डॉक्टर देख लिया, कुछ नहीं हुआ। इतने इलाज करवाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। दोनों अब तक माँ नहीं बन पाईं। कितने डॉक्टर दिखा लिए, लेकिन अब तक घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। मैं अब तक बुआ भी नहीं बन पाई। माँ, मेरी साड़ी प्रेस हुई? नहीं तो मैं बहुत पहले बोल रही थी। मेरा कमरा साफ नहीं हुआ अभी तक। गीता भाभी, ये कैसा काम है? बच्चा नहीं तो काम भी नहीं। काव्या चुप हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में आग है। वो सब देख रही है। उसे समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। काव्या रात में धीरे से जेठानियों के कमरे में जाती है। भाभी, मैं आ सकती हूँ? काव्या, तुम? रात को? आ जाओ छोटी, क्या हुआ? भाभी, मैं आज सब कुछ देख रही थी। जिस तरह से माँ और बिजली सब बात करते हैं, ये सही नहीं है। तुम नहीं हो काव्या, तुम्हें नहीं पता। यहाँ ऐसा ही चलता है। हम दोनों से बच्चे नहीं हैं। 10 साल सविता दीदी को, 8 साल मुझे। हमने सब किया, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, डॉक्टर, दवाइयाँ, हवन, पूजा, सब कुछ, लेकिन नहीं हुआ। और जब औरत माँ नहीं बन पाती तो समाज में उसकी कोई कीमत नहीं। उसे बांझ कहते हैं, अभागी कहते हैं, बदकिस्मत कहते हैं। हमारे पति तो ठीक है, लेकिन वो भी चुप रहते हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि माँ से कह सकें। भाभी, तुम बहुत ताकतवर हो। जिस घर में तुम्हारी इज्जत नहीं, वहां 10 साल कैसे रह लिया? और क्या करते? मायके वाले कहते हैं सब सहो, पति कहता है
बस चुप रहो। हम दोनों के लिए तो कोई नहीं है इस दुनिया में। बस तुम खुश रहना छोटी। भगवान करे तुम जल्दी माँ बनो, तो कम से कम हम मुंह तो देखते रहेंगे किसी बच्चे का। नहीं भाभी, नहीं, ये जो तुम सोच रही हो ऐसा नहीं होगा। मैं इस घर को बदल दूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। देखा तुमने, नई बहू ने कल पूरे दिन आराम किया, तुम लोगों ने सारा काम किया। यही होगा, तुम लोगों का काम है ही सेवा करना। बच्चा भी नहीं दे पाई तो सेवा तो करनी ही पड़ेगी। जी सासू माँ। और पिछले महीने दवाइयों पर बहुत पैसा खर्च हो गया। अब कोई दवा नहीं, बच्चा होता नहीं तो दवाइयों से क्या होगा। माँ, इनसे काम भी ठीक से नहीं होता, बात बात पर आंसू। पता नहीं क्यों रखा है इन्हें घर में। और छोटी भाभी बहुत अमीर है, उनसे तो कोई काम नहीं ले सकता, लेकिन ये दोनों तो बेचारी है, इनसे काम लेना ही पड़ेगा। तभी काव्या वहां आती है। उसका चेहरा देखते ही सब चुप हो जाते हैं। आओ बेटा, बैठो, नाश्ता करो। सविता, छोटी बहू के लिए नाश्ता लाओ। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ बेटा, कोई बात? हाँ माँ, बहुत बड़ी बात है। मैंने देखा कि इस घर में क्या हो रहा है। 2 औरतों को नौकरानी बना रखा है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चे नहीं हैं। काव्या, तुम क्या बोल रही हो? ये हमारे घर के मामले हैं। तुम नई हो, तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैं इस घर की बहू हूं माँ, ये घर अब मेरा भी है। और अगर मेरे घर में कुछ गलत हो रहा है तो मैं बोलूंगी। काव्या, शांति से बात करो, घर के बड़े हैं हम। बड़े इसलिए नहीं बन जाते क्योंकि आप उम्र में बड़े हैं। बड़े वो होते हैं जो दिल से बड़े हों, और आपने तो सबको छोटा कर रखा है। सुनो छोटी भाभी, तुम हद कर रही हो। नहीं बिजली, हद तो तुम सब कर रहे हो। सुबह से रात तक इन्हें ताने मारते हो। बांझ, अभागी, बदकिस्मत, कितने शब्द सीख रखे हैं तुमने। तुम हमें सिखाओगी? हम सब तुमसे बड़े हैं। बड़े हो सकते हो, लेकिन सही नहीं हो। और मैं बोलूंगी, क्योंकि मेरी जेठानियां रोज रो रही हैं, और मैं ये देखकर चुप नहीं बैठ सकती। काव्या, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं। तुम्हारे पिता बहुत अमीर है, लेकिन इस घर में हमारे नियम हैं, और यहाँ बच्चा पैदा करना ही औरत का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जो ऐसा नहीं कर सकती, उसे सेवा करनी चाहिए। यही हमारा नियम है। तो फिर मैं भी यहाँ नहीं रह सकती माँ। क्या? क्या बोला तुमने? मैंने कहा, अगर इस घर में मेरी जेठानियों के साथ ऐसा होता रहेगा तो मैं नहीं रह सकती। मैं अपने पिता से कहूंगी और मुझे ले जाएंगे। काव्या प्लीज रुक जा, बात करके समझते हैं। तुम जानते हो कि यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हारी भाभियां रोज रो रही हैं, तुम चुप हो। तुम्हारे पिता चुप हैं। तुम्हारी माँ और बहनें तो जैसे उन्हें जहर पिला रही हैं, और तुम सब देख रहे हो। तुम कुछ मत बोलो। काव्या, तुम अपने मायके चली जाओ अगर जाना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस 5 मिनट। पापा, मुझे लेने आ जाओ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। हाँ, जल्दी आओ। फोन रखती है। तुमने क्या सोचा, हम सब डर जाएंगे? नहीं माँ, मैं सिर्फ सही कर रही हूँ, और सही यही है कि जहाँ इंसानियत नहीं वहाँ नहीं रहना चाहिए। 10 मिनट बाद बाहर गाड़ियों की आवाज। ये कौन है? बहुत सारे लोग हैं, और काव्या के पिता बिजनेस टाइकॉन। बेटी, सब ठीक है? पापा, मुझसे यहाँ नहीं होगा। ये लोग मेरी जेठानियों को रोज ताने मारते हैं। उनके बच्चे नहीं हैं, इसलिए उन्हें नौकरों की तरह रखा है। मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती। क्या ये सब सच है? भाभी जी, बहुत अच्छे घर से लग रहे थे आप। लगता है भूत प्रेत चढ़े हैं सबको। मेरी बेटी को बताया था कि यहां सब पढ़े लिखे हैं, संस्कारी हैं, और आपने क्या किया है? 2 औरतों का जीना हराम कर रखा है। जी, हमने कुछ नहीं, ये बातें। मैं सब जानता हूं। मैंने आप सबके बारे में इन्वेस्टिगेशन करवा रखा है शादी से पहले। पता है क्यों? क्योंकि मेरी बेटी अनमोल है और उसे अच्छे हाथों में देना चाहता था, लेकिन लगता है गलती हो गई।
जी, हमें माफ कर दीजिए, हम सुधर जाएंगे। नहीं, अब मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ूंगा यहां। पापा रुको, प्लीज। मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। मैं ये घर बदलना चाहती हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि आज से मेरी जेठानियों को कोई ताना नहीं मारेगा। उन्हें सम्मान मिलेगा। वो इस घर की बहुएं हैं, नौकरानी नहीं। अगर कोई एक बार भी उन्हें बांझ या अभागी बोलेगा, तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। बेटी, ये लोग बदलेंगे नहीं। तो मैं उन्हें बदल दूंगी पापा। आपका प्यार, मेरी हिम्मत, बस इतना काफी है। लेकिन आज आज मैं चाहती हूं कि ये लोग मेरी जेठानियों से माफी मांगे। हम माफी मांगे? हाँ माँ, नहीं तो मैं यहीं से अपने पापा के साथ चली जाऊंगी। और अगर मैं गई तो तुम दोनों बहनों की शादी कौन करवाएगा? कौन आएगा इस घर में जहां बहुओं को रौंदा जाता है? काव्या, रुक जा। हमें माफी नहीं चाहिए। बस तुम मत जाओ। हाँ, तुम यहीं रहो। हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम पहली हो जिसने हमारे लिए आवाज उठाई। भाभी, तुम अब कभी चुप नहीं रहोगी। और मैं यहां हूं। मैं आपके लिए लड़ूंगी। बदलाव की शुरुआत। सबके दिल बदलते हैं अगले कुछ दिन से धीरे धीरे बदलाव आता है सब में। काव्या सविता को डॉक्टर के पास ले जाती है। सास कुछ नहीं बोलती। काव्या रसोई में सविता के साथ बैठती है। सास कुछ नहीं बोलती। बिजली रसोई में जाती है। तूफानी गीता के साथ बैठकर बातें करती है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सविता, गीता, मुझे माफ कर दो। पता है, कल रात मैं सो नहीं पाई। तब लगा कि मैंने क्या किया। मेरे पास भी बेटियां हैं। अगर उनके साथ ऐसा होता तो मैं अपने आप को मार डालती। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था, बहुत गलत। सासू माँ, ऐसा मत करिए। बेटी, माफ कर दो मुझे। मैं पागल थी। मुझे लगता था कि बच्चा ही औरत की पहचान है। लेकिन काव्या ने सिखाया कि औरत की पहचान उसके दिल की होती है। तुमने 10 साल मेरी हर बात मानी, इतना सहा, और मैंने तुम्हें कभी बेटी नहीं समझा। चुपचाप सहती रही। तुम्हें बुखार था तो भी काम करवाया मैंने। कितनी बुरी हूं मैं। मैंने कभी कुछ नहीं कहा। सिर्फ बचाने की सोची। पैसे बचाने के चक्कर में इंसानियत भूल गया। मुझे भी माफ कर दो बहुओं। तुमने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। तुमने इस घर को बदल दिया। मैंने कुछ नहीं किया अर्जुन। मैंने बस उन्हें उनका हक दिलाया। इंसानियत, प्यार, सम्मान, ये सबके हक हैं। लेकिन सबसे बड़ा काम तुमने ये किया कि तुमने 2 औरतों को फिर से जीना सिखाया। तुम्हारे जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। तुमने नहीं सिखाया होता तो ये घर तबाह हो जाता। माँ, घर वही होता है जहाँ सब खुश हों। और अब ये घर असली घर बन गया है। औरत की इज्जत उसकी औलाद से नहीं, उसके दिल से होती है। याद रखना सब। और इस तरह उस घर में जहां कभी सिर्फ दर्द था, वहां अब सिर्फ प्यार था। क्योंकि एक छोटी बहू ने सबको सबक सिखाया। औरत का सम्मान औरत ही कर सकती है। और साथ में प्यार हो तो हर मुश्किल हल हो सकती है। हर कोई खुश है। सविता मुस्कुराती है 10 साल बाद। गीता के चेहरे पर चैन है। दोनों नंदे अब बहनों की तरह हैं। सास ससुर दिल से बदले हैं। याद रखना, बच्चे से बड़ा होता है इंसान का दिल। और औरत औरत का दिल तो सबसे बड़ा होता है। चाहे वो माँ हो, चाहे ना हो। पूरा परिवार एक साथ खड़ा है। सबके चेहरे पर शांति और खुशी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये हर उस औरत को संदेश है जो संतान न होने के कारण समाज और परिवार के ताने सहती है। मां बनना एक औरत का कर्तव्य हो सकता है, लेकिन उसकी पहचान नहीं। उसकी पहचान उसके इंसानियत, उसके प्यार और उसके संस्कारों से होती है। कभी किसी औरत को उसके मां न बन पाने के कारण कम मत आंकिए। हो सकता है कि वो जिस ममता को बांट रही है, वो किसी मां से कम नहीं है। आपकी कहानी यहां समाप्त होती है,
लेकिन असल जिंदगी में ऐसा बदलाव लाना हर किसी के बस की बात नहीं। इसलिए अपनों को समझाइए, प्यार दीजिए और हर औरत को उसका सम्मान दीजिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सबको यह सीख मिल सके कि औरतों का सम्मान करना कितना जरूरी है। अब नई कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।